आज अपने पास दो टॉपिक है और बेहतरीन टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक है सवाल इनमें से फंसता है, ग्रेविटेशन में सवाल इनमें से फंस जाता है। तो कहीं पे आपको ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ लिखा दिखाई पड़ जाए या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड लिखा दिखाई पड़ जाए तो इसका मतलब दोनों सेम चीज की ही बात होती है। अब मैं आपको डायरेक्शन का तो बता देता हूं कि जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द मास होती है, हमेशा टुवर्ड्स द। अगर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी कि भाई साहब मेरे थप्पड़ में कितनी स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियस बात मैं किसी को मारूंगा नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार और अमेजिंग से लेक्चर में, जो कि है अपने पास ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ग्रेविटेशन का स्टार्ट किया था। हम लोगों ने यह समझा था कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। यह भी देखा था कि अगर कोई हमारे पास दो मासेस हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फिर यह देखा था कि क्या अक्सर ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है दो मासेस के बीच में। फिर हम लोगों ने और एक चीज देखी थी कि अगर अपने पास पॉइंट मासेस हो या स्फेरिकल सिमेट्रिकल मासेस हो, उन्हीं केस में हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला F बराबर Gm1m2/r² लिख सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने देखा था कि अगर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट। लास्ट सवाल किया था हम लोगों ने। तो भाई साहब, आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज किस किस की बात करेंगे। आज का जो अपना गोल है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है सर, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एंड में आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आप पता ही है G बराबर 9.8 बोलते रहते हैं। उसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। तो आज अपने पास दो टॉपिक है और बेहतरीन टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक है सवाल इनमें से फंसता है, ग्रेविटेशन में सवाल इनमें से फंस जाता है। ठीक है, तो आओ भाई, सबसे पहले बात करी जाए ग्रेविटेशनल फील्ड की। ठीक है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड है अपने पास, उसकी बात करें। तो भाई जैसे आप लोगों को पता है, जैसे हर कुत्ते का इलाका होता है, हर कुत्ते का इलाका होता है, हर कुत्ते का इलाका होता है ना। ठीक है, और अगर उसमें दूसरा कुत्ता जाए तो भौंकने लग पड़ता है वो। सिमिलरली हर मास का एक इलाका होता है, सिमिलरली हर मास का एक इलाका होता है जिसको वो बोलता है ग्रेविटेशनल फील्ड। जिसको क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर उस इलाके में अगर कोई दूसरा मास आ जाता है तो उसके ऊपर क्या लगाने लग पड़ता है वो। तो आपको समझ आ रहा होगा, फील आ रही होगी। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या है? एक इलाका है जो कि कोई मास अपने अराउंड पैदा करता है कि भैया उस इलाके में अगर कोई दूसरा मास आया तो मैं ठोक के फोर्स लगाऊंगा। और यहां पर फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव। तो मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि अगर कोई मास है अपने पास m, तो जो भी इसने इलाका बनाया है अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में, ठीक है ना, वो बहुत दूर तक हो सकता है, इंफिनिटी तक। ठीक, बहुत दूर तक। ठीक है भाई साहब, तो इस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इस इलाके को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और अगर इस इलाके के अंदर कोई दूसरा मास आ जाता है, समझो m0, तो भाई साहब क्या करेगा, ये मास इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब ये तो हमको पता ही है, कौन सी फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, इतनी चीज क्लियर है। तो हमको समझना क्या था कि अगर कोई भी मास है वो अपने इर्द गिर्द क्या बनाता है, सराउंडिंग में एक इलाका बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस इलाके के अंदर अगर कोई दूसरा मास आ जाता है तो उसके ऊपर क्या लगाता है वो। इतनी चीज क्लियर है। तो देख लो, द स्पेस अराउंड अ बॉडी, ये बॉडी होगी, इसके अराउंड जो स्पेस है, इन विच एनी अदर बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई दूसरी बॉडी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रही है, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट। समझ लग रही बात? तो इस बॉडी की जो स्पेस अराउंड है उसमें अगर कोई दूसरा मास आ जाता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो इलाका हो गया, इसी इलाके को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशन। सिंपल सी चीज। अब बात की जाए सर, इलाके में भी जो स्ट्रेंथ होगी अलग अलग होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा इलाका क्या है सर, मेरा इलाका ये कमरा है, लेकिन इस कमरे में मेरी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं यहां पर, अब कोई बंदा मेरे पास में होगा, खींच के थप्पड़ मारना आसान होगा, मेरे थप्पड़ जोर से लगेगा।
दूर जाएगा मेरी थप्पड़ की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और दूर जाएगा मेरी थप्पड़ की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को ऐसे करके मारना पड़े। तो किसी भी मांस का एक तो अपना इलाका होता है, जैसे हर कुत्ते का इलाका होता है वैसे ही मांस का भी इलाका होता है। अब उस इलाके में भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह अलग अलग होती है। हर जगह क्या होती है? अलग अलग, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको समझाया, पास में होगा मस्त थप्पड़ हो जाएगा पटाक, ठीक है ना। दूर होगा मेरी थप्पड़ की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। समझ लग रही बात? उसी तरह अगर अपने पास कोई एक मास है एम, उसने अपना एक इलाका बनाया, ठीक है। अब इस इलाके में ही अलग अलग पॉइंट्स पर इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। तो उसी स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, इसलिए मैंने देखो स्पेस छोड़ी है, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। इतनी चीज क्लियर है? सेम ही चीज होती है। तो कहीं पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखा दिखाई पड़ जाए या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा दिखाई पड़ जाए, तो इसका मतलब दोनों सेम चीज की ही बात हो रही है, यानी कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उस मास की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक। तो भाई साहब, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपसे पूछूं सर, ये मास है, ये जो मास है इसके ग्रेविटेशन फील्ड में, इसके इलाके में आर दूरी पर, आर की दूरी पर, इससे आर की दूरी पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, या बोलो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ लग रही है? कुछ को समझ आया? अब ये हर पॉइंट पे क्या करेगी? वेरी करेगी, कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। तो इसका मतलब इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब मैं आपको डायरेक्शन को तो बता देता हूं कि जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है? टुवर्ड्स द मास होती है, हमेशा टुवर्ड्स द मास होती है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो हमेशा क्या होगी? टुवर्ड्स द मास। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोला गया? द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, या बोलो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको हरा हरा कर लेते हैं, इस पॉइंट पे द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड बोल लो या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो, एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आप क्या करो? वहां पर एक यूनिट मास रख दो, ठीक है ना। यूनिट मास क्या रख दो? यूनिट मास। यहां पर क्या रख दिया मैंने? यूनिट मास, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो वहां से क्या आ जाएगी अपने पास? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, समझ भी आता है, अगर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ चेक करने की, भाई साहब मेरे थप्पड़ में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक, तो ऑब्वियस बात, मैं किसी को मारूंगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? वही तो बात हो गई। इसीलिए अगर मेरे को इस मास की, इसके इलाके में किसी भी आर डिस्टेंस की दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेक करने की कितनी स्ट्रेंथ है, तो ससुरा जब तक फोर्स लगा के नहीं देखेगा तब तक कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? समझो आपने एक बहुत पिटकी सा मास ले लिया m0, इसको रखा, हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है। मान लेते हैं इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, क्या लग रही है? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड है या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या होता है अपने पास? फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर उसको इसके मास से डिवाइड कर दो, यही क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। कोई डाउट? समझ आया? तो भाई साहब, अगर तो हमको क्या करना है? किसी भी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या बोल लो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चेक करनी है किसी भी पॉइंट पर,
उसी के इलाके में, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जाके एक बहुत पिद्दी सा मास रख देते हैं m0। फिर देखते हैं इस पिद्दी से मास पर कितनी फोर्स लगी। इस पिद्दी से मास पर फोर्स लगी F। उस फोर्स को किससे डिवाइड कर दो, उसी के मास से। यही तो होता है अपने पास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। तो वो उस पॉइंट की क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा ऐसे ही समझना है जैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इलाका, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, पिद्दी सा मास m0 रख दो, फोर्स निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो m0 से, मैग्नीट्यूड आ जाए, ठीक है। डायरेक्शन तो बताई दी, डायरेक्शन क्या होगी सर, डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स द मास। इस पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द मास होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो मैंने क्या समझाया आपको, मैंने क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि अगर इस मास की वजह से इस पॉइंट पर अपने को ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ देखनी है, तो जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मास होगी। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पिद्दी सा मास m0 रख दो, फोर्स देख लो, फोर्स को डिवाइड कर दो। अब देखो सर, इस पिद्दी से मास पर जो फोर्स लगती वो क्या लगती सर, फोर्स लगती जी, ग्रेविटेशन फोर्स ही लगती, तो जी m0 बाय कितनी दूरी पर है, r² की दूरी पर, डिवाइडेड बाय m0 करेंगे, यही तो आ जाएगा अपने पास। m0 से m0 कट गया तो आंसर कितना आ गया, gm बाय r²। अरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट। समझ आया क्या आंसर आया, तो भाई साहब जो अपने पास आंसर आया वो आया gm बाय r²। देखो भाई साहब, आप कहोगे सर इसमें इसमें m0 तो आया नहीं, पिद्दी मास आया नहीं। बेटा हम लोगों ने अपनी तरफ से रखा ना, अपनी तरफ से रखा तो हटाना भी पड़ेगा। तो हमने क्या किया था भाई, फोर्स चेक कर ली, इसको मास से डिवाइड कर दिया, तो m0 कट गया। तो इसका मतलब जो अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जब निकालोगे, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही मास आएगा, और वो मास कौन सा होगा, जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो gm बाय r², कहां पर निकाल रहे हो, r की दूरी पर निकाल रहे हो, ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं सिंपल सी चीज बोलूं आपसे, अब इतनी कहानी ना रचूं, तो अगर अपने पास कोई भी मास है, कोई भी मास है अपने पास m, तो इससे r की दूरी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द मास, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है g टू कैपिटल M, इसी मास की वजह से है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर। सिंपल, समझ आया, समझ आया, ठीक है। तो इतनी चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे किसी भी मास m की वजह से, किसी भी मास m की वजह से, याद रखना पॉइंट मास है, कैसा मास है, पॉइंट मास, पॉइंट मास, किसी भी पॉइंट मास की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पर अगर अपने को फाइंड करनी है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, या बोल लो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, तो वो क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द मास होगी डायरेक्शन उसकी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, g इंटू मास डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। इतनी चीज, ठीक है। एक और बार कर देता हूं भाई साहब, बड़ा बड़ा, अपने पास ये पॉइंट मास है m, अगर अपने को r डिस्टेंस की दूरी पर इस पॉइंट पर क्या फाइंड करनी है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द मास, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, g इंटू m बटा r का स्क्वायर। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो मैंने इसको बड़ा करके, तो भाई अब गलत मत करके आना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास। ये बता चुका हूं मैं आपको, अच्छे से बता चुका हूं कि अगर तो अपने पास कोई भी पॉइंट मास है m, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है, यहां पर मेरे को क्या फाइंड करनी है, ग्रेविटेशन फील्ड
स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जो मर्जी बोल लो, एक ही चीज होती है। तो वो होता क्या है अपने पास, टुवर्ड्स द मास, एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, Gm/r²। सर आपने तो इतनी बार बता दिया, आप तो भूल ही नहीं सकते, Gm/r²। देखो पहले तो इस स्लाइड को हटाते हैं कार से। सर एक बार आपने मेरे को यहां पे बताया कि मैग्नीट्यूड Gm/r² होता है, 2 बार आपने यहां पर बताया पॉइंट मास की वजह से क्या होता है, फिर एक बार आपने यहां पर बताया, तो अब हम भूलने वाले नहीं है, ठीक है ना। अगर अभी भी भूल गए तो बेटा तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। चलो नेक्स्ट देखेंगे भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता था, क्या होता था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, समझो एक मास है दूसरा, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो किसी तीसरे मास के आ जाने की वजह से इफेक्ट नहीं होगी। अगर दो फिक्स्ड मास है, ठीक है, दो फिक्स्ड मास है। बच्चा मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एक m1 मास एक m2 मास है, अगर m3 मास आ जाएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा m1 मास को, तो उनके बीच का गैप चेंज हो जाएगा m1 m2 का। क्वेश्चन उसका जेन्युइन था। क्या था क्वेश्चन, एक m1 मास एक m2 मास, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रही समझो F, ठीक है, और एक m3 मास आ जाता है, तो m3 मास m1 मास को अट्रैक्ट कर लेगा, तो थोड़ा पास चला जाएगा समझो, तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ चेंज हो जाएगा, m1 और m2 का जो पहले डिस्टेंस था उससे कुछ चेंज हो जाएगा, तो फोर्स चेंज हो जाएगी। नहीं बेटा, दोनों फिक्स्ड मास है, दोनों कैसे हैं, फिक्स्ड पॉइंट मास है। तो अपने पास एक m1 मास है एक m2 मास है, इनके बीच में कुछ फोर्स, और अगर कोई तीसरा मास आ जाता था m3, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच की फोर्स चेंज नहीं होती, ठीक है। और अगर अपने को किसी भी मास के ऊपर नेट फोर्स निकालनी होती तो हम लोग क्या करते थे, हर मास की वजह से इंडिविजुअल फोर्स निकाल लेते थे और सबका क्या कर देते थे, वेक्टर सम। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके केस में वैलिड है, अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के केस में। जैसे कि अपने पास बहुत सारे पॉइंट मासेस प्रेजेंट है, समझो एक m1 मास प्रेजेंट है, एक m2 मास प्रेजेंट है, एक m3 मास प्रेजेंट है, ठीक है ना, एक m4 मास प्रेजेंट है, ठीक है भाई साहब। और अपने को इस पॉइंट पर क्या करनी है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सर ये दूरी है r1, ये दूरी है r2, सर ये दूरी है r3, ये दूरी है r4। तो आपने दूरी देख ली, अब हर पॉइंट मास की वजह से इंडिविजुअल क्या लगा दो, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ लगा दो। तो सर इसकी वजह से यहां पर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती, टुवर्ड्स द मास, इसको E1 बोल ले, E1 वेक्टर। इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होती है सर, E2 वेक्टर। इसकी वजह से क्या होती है इस पॉइंट पे सर, E3 वेक्टर होती, टुवर्ड्स द मास ही होती। और इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या होती सर, अब मेरे को ये जो पॉइंट है P, इसी पॉइंट पे तो नेट निकालनी है, तो इस P पॉइंट पर जो नेट है, नेट एट पॉइंट P, वो क्या हो जाएगी सर, आपने क्या किया, इंडिविजुअल मासेस की वजह से निकाल लिया। अब क्या कर दो, उठा के सबका वेक्टर सम कर दो, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। अरे यही तो उसमें भी करते थे, अगर अपने को किसी भी मास के ऊपर नेट फोर्स देखनी थी, नेट ग्रेविटेशन फोर्स देखनी होती थी, तो हम क्या करते थे, सारे मासेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्स निकाल लेते थे और सबका उठा के क्या कर देते थे, वेक्टर सम कर देते थे, तो अपने पास आंसर आ जाता था। सेम चीज यहां पर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर किसी पॉइंट पर निकालनी है, याद रखना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर निकाली जाती है, किसी पॉइंट पर अगर निकालनी है और अपने पास बहुत सारे मासेस हैं, तो आप हर मास की वजह से इंडिविजुअल निकाल लो विद डायरेक्शन और सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। यही क्या है अपने पास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, जो मर्जी बोलना बोल, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लो भाई साहब, लंजड़ पंजड़ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो निपटाओ। 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास आर केप्ट एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उस पे हम लोगों ने 3 मासेस रखे हैं और कैसे रखे हैं, आइडेंटिकल मासेस, ठीक है भाई साहब। ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिखाई तो पड़ रहा होगा, उसकी वर्टिसेस पर अपन ने 3 मासेस रख दिए हैं और तीनों का जो मास है वो क्या है, m है, सेम। समझ लग रही है बात,
साइड की लेंथ क्या है, एल है, एल एल। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस पार्टिकल, सेंटर पे पूछा है भाई, सेंटर यानी कि ये सेंटर यहां पे पूछी गई। तो सर ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस होता है, यानी कि हर कॉर्नर से जो डिस्टेंस होता है वो तो सेम होता है। ट्रायंगल का जो सेंटर होता है उसका हर कॉर्नर से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। सर अगर इसको डिस्टेंस को मैं x मान लूं, ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा सर, ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है, सेम। अगर मैं इस m मास की वजह से देखूं इस पॉइंट पर, सेंटर पर, तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ किधर आएगी सर, टुवर्ड्स द मास, ये तो आएगी। और ये आएगी क्या, E बोल देते हैं। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, E की वैल्यू हो जाएगी इस मास की वजह से क्या होगी, G मास M, GM बाय आर स्क्वायर होती है ना पॉइंट मास की वजह से, तो GM, R क्या है, डिस्टेंस है, X है बाय X, ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब सर ये M मास भी X की दूरी पर है, तो इसके लिए भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, GM बाय X स्क्वायर ही होता। और ये M मास भी क्या है, X की दूरी पर, तो इसके लिए भी मैग्नीट्यूड क्या होता, यही होता। यानी मैग्नीट्यूड तो सबके सेम ही है, GM बाय X स्क्वायर। बस डायरेक्शन देख लेते हैं, इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी सर, इसकी तरफ, इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, इस। अब लो भाई साहब, तो वैसे ही बन गया जैसा पिछले में क्लास में एक क्वेश्चन कराया था। ये एंगल कितना है सर, 120 डिग्री करवाया था ना भाई साहब। अगर ये 60 डिग्री है टोटल, तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो कितना होगा 120। अब अपने को पता है कि अगर तीन वेक्टर हैं भाई, ग्रेविटेशन फील्ड तो क्या है, वेक्टर है। एक वेक्टर ऊपर है E, एक इधर है E, एक इधर है E, और तीनों वेक्टर इस टाइप से आपको अरेंज्ड है। तो हमको पता है कि सर अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री का एंगल होता है, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा सर, ये आ जाएगा, 20 से जाता है एकदम, इसके 20 से जाएगा एकदम। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, और कितना आता है सर, E ही आएगा। दो वेक्टर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, वही होता है। तो E का रिजल्टेंट 120 एंगल, तो E ही होगा। अब ये E इसके कैंसिल कर देगा, यानी कि अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई इस पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई इस पॉइंट पर, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई इस पॉइंट पर, 0 हो गई। कितनी हो गई, 0। ठीक है भाई साहब, यहां का E और यहां का E के रिजल्टेंट ये E से ये E कैंसिल आउट। मतलब क्या हुआ सर, इस E का रिजल्टेंट कुछ ये आता, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाता, तो नेट आंसर कितना हो जाता, तो नेट अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड, या बोलो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, 0 है। क्या है, 0। ये चीज क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, इफ द मास ऑफ मून इज m/81, देखो बेटा, जैसे हम लोग क्या कर सकते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला Gm1m2/r² पॉइंट मासेस में लगा सकते थे, या स्फेरिकल बॉडीज में लगा सकते थे। इसी तरह हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड वाला Gm/r² अभी सीखा ना, कोई पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड एट अ डिस्टेंस r क्या होती है, Gm/r²। उसी तरीके से हम लोग जो Gm/r² वाला फॉर्मूला है, ये पॉइंट मासेस के केस में तो लगा सकते हैं, और स्फेरिकल बॉडीज में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इफ द मास ऑफ द मून इज m/81, कितना है, m/81, वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ, m किसका मास है, अर्थ का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मून कैंसल ईच अदर। अपने को वो पॉइंट बताना है जहां पर दोनों की ग्रेविटेशन फील्ड कट जाए। जैसे नहीं होता था अपने पास, याद करो जब महाभारत होती थी, तो इधर से तीर आता था, इधर से तीर आता था, और आपस में कैंसिल हो जाते थे। ठीक है, रामायण देखा होगा ना भाई साहब, इधर से तीर मारा, उसने उधर से तीर मारा, और आके तीर ऐसे कैंसिल हो। वो बात अलग है, उनके तीर बहरूपीय होते थे, एक तीर उन्होंने छोड़ा, वो पता नहीं तीर सांप बन जाता था कभी, ठीक है ना, एक तीर से 10-12 तीर हो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस हो क्या रहा है, इधर पे अर्थ है, इधर पे मून है, और दोनों की ग्रेविटेशन फील्ड कैंसल आउट हो जाए। अपन से पूछा गया है, वो पॉइंट पूछा गया भाई साहब, बना लेते हैं। ये है धरती माता, अर्थ, ये है अपना मून। अब भाई साहब जो मून है और जो अर्थ है, उससे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है सर, दे रखा है वो कितना, 60r। मास ऑफ द अर्थ कितना है, कैपिटल M है। मास ऑफ द मून कितना है, m/81 है, यानी कि 81 टाइम्स कम है मास ऑफ मून। ठीक है,
अपने से पूछा गया वो पॉइंट बताओ जहां पर इन दोनों की जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सर इस पॉइंट पे तो हो नहीं सकती, इधर पे क्यों, अर्थ की वजह से होगी, इधर मून की वजह से भी होगी टुवर्ड्स द मास, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही नहीं सकती, तो जीरो नहीं होगा। सर ना इस साइड हो सकती है क्योंकि अर्थ की वजह से होगी टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, मून की वजह से भी क्या होगी, टुवर्ड्स द मून, तो ये कैंसिल कर ही नहीं सकते ना वेक्टर, ये भी नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे भी नहीं हो सकता। तो सर किस पॉइंट पे हो सकता है, बीच में कहीं कोई पॉइंट लाई करेगा, मान लेते हैं इधर लाई करेगा, सर इधर लाई करेगा, ठीक है। हमें कहां से पूछा गया है, कहां से पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड मून कैंसिल ईच अदर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून, मून के सेंटर से पूछा गया, तो समझो ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, समझो ये पॉइंट यहां पर है, जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, इसको डी मान लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, तो डी मान लेते हैं, ये कितना है, डी माइनस, टोटल डिस्टेंस क्या है सेंटर टू सेंटर से 60 r, उसको मैंने डी मान लिया, तो अगर ये x हो गया तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया अर्थ के सेंटर से, डी माइनस एक्स। अब कुछ नहीं करना सर, सवाल करना है, अर्थ की वजह से किधर होगी सर, टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, और मून की वजह से क्या होगी सर, टुवर्ड्स द मून, अर्थ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ बराबर क्या होनी चाहिए, मून होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होंगे, तभी तो कैंसिल आउट होंगे। तो ड्यू टू अर्थ इस पॉइंट पे कितना होगा सर, अर्थ का मास कैपिटल एम डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है सर, अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है सर, डी माइनस एक्स, तो डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर ड्यू टू मून, मून की वजह सर, जी मून का मास कितना है, m बटा 81 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है सर, x का, भाई हो गया, देखो जी एम उड़ गए, क्या आया अपने पास 1 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन, देखो 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, ऐसे, मैंने देखो क्या किया, दिमाग लगाया मैंने, 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो आप 9 का स्क्वायर नीचे आता तो 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं 9x का होल स्क्वायर। बेटा 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 नीचे आता तो 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता, 81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो तो 9 स्क्वायर नीचे आता, 9 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो 9 और एक्स एक साथ लिख लिया तो 9x का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना सर, तो हो गया, खेला हो गया, इसका खेला हो गया, क्या खेला हो गया सर, देखो हमको पता है सर 9x स्क्वायर अगर इसके बराबर है d माइनस एक्स स्क्वायर के, तो ऑब्वियस ही बात है 9x इसके बराबर होगा, d माइनस एक्स के बराबर होगा, ठीक है, 9x इसके बराबर होगा, d माइनस एक्स के बराबर होगा, तो इसको इधर कर दें क्या, इधर कर लेते हैं, तो 9x किसके बराबर होगा, d माइनस एक्स, तो d बराबर कितना हो जाएगा 10x। अरे सही किया है, सही किया है कि नहीं किया, बिल्कुल सही। तो 9x इक्वल टू डी माइनस एक्स, तो x इधर गया तो d इक्वल टू 10x, अब d की वैल्यू पुट कर दो सर, क्या थी 60r। इस तरीके से सवाल सॉल्व करते हैं, आपके कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, 6r इज द आंसर। इस तरीके से सवाल किया करो। अगर मैं यहां पे 60r लेता था गंदा सा लगता, मैंने एंड में पुट कर दिया, इस तरीके से सवाल करोगे, सवाल के देखो कर तो लोग है वैसे भी 60r लेके करते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं सिली मिस्टेक्स मैं नहीं करता, मैं भी करता हूं, तुम भी करते हो, सब करते हैं, गलतियां तो इंसान से ही होती है, ठीक है, लेकिन मेरी गलतियां चल जाएंगी, मैंने पेपर दे लिया, सब कुछ मेरा हो गया, लेकिन तुम्हारी गलतियां नहीं चली, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था, पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स देखी थी, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी रॉड की वजह से देखी थी, याद करो, किसी मास एम पर देखी थी ना ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से यहां पर भी है, समझो अपने पास क्या है,
रॉड ही लेते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ आता है। एक रॉड है, ठीक है, क्या है अपने पास, एक रॉड है। इस रॉड की वजह से, रॉड का वही मास एम है, लेंथ एल है, मास एम लेंथ एल, ठीक है, मास एम लेंथ एल। इस रॉड के इस एंड से अपने को बताना है, यहां पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बोलो, जो मर्जी बोलना। सबसे पहले इतना तो पता सर, टुवर्ड्स तो होगी ही होगी, हमेशा टुवर्ड्स द मास तो होगी होगी। हमें फाइंड करनी है, क्या करनी है, फाइंड करनी है कि सर कितनी होगी। मास एम है, लेंथ एल है, मास एम है, लेंथ एल, कैसे करेंगे सर, वही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर इस रॉड को मैं बहुत छोटे छोटे मासेस में मान सकता हूं। ये जो छोटा सा मास है डीएम का, इसकी दूरी अलग है, ये जो छोटा मास होगा डीएम का, इसकी दूरी अलग होगी, ये जो छोटा मास होगा डीएम का, सर इसकी दूरी अलग होगी। तो सबकी वजह से देखनी पड़ेगी यहां पर, पहले इसकी वजह से देख लो, फिर इसकी वजह से देख लो यहां पर, फिर इसकी वजह से देख लो। भाई ये जो छोटा सा मास डीएम है, ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, इसकी वजह से देख लो यहां पर, फिर सर इसकी वजह से देख लो यहां पर, फिर इसकी वजह से देख लो, ऐसे सबकी वजह से देख लो, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और सबको उठा के क्या कर दो, इंटीग्रेट, क्या कर दो, इंटीग्रेट। ऐसे तो निकालते हैं, समझ लग रही बात। तो देखो आप लोगों को चमकना शुरू हो गया होगा कि सर क्या करना क्या चाहते हैं हम लोग, क्यों करते हैं। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डी है, इस एंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, डी। तो हमको आंसर निकालना है कि सर क्या होगी। आप क्या करोगे, एलिमेंट तो लोगे लेके, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, डिस्टेंस कितना है, डी है अपने पास, आपने क्या किया, एक्स पर जाकर, एक्स पर जाकर एक डीएक्स थिकनेस का डीएम मास काट लिया। अब उस डीएम मास को आप पॉइंट मास बोल सकते हो, और सर पॉइंट मास एक्स की दूरी पर है, तो इस पॉइंट पी पर जो इसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड होगी, अब छोटा सा पॉइंट मास है तो ग्रेविटेशन फील्ड भी छोटी, डीई इज इक्वल टू कितनी होगी सर, जी इंटू मास, क्योंकि इसी की वजह से देख रहे हैं यहां पर, इंटू डीएम बटा डिस्टेंस कितना है सर, क्योंकि इस पॉइंट पर देख रहे हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना डिस्टेंस सर, एक्स, एक्स का। अब हमको पता है कि सर ये रॉड ऐसी छोटे छोटे पॉइंट मास से बनी होगी, कहां से कहां तक सर, यहां से लेकर यहां तक। एक्स कहां से कहां तक करोगे सर, यहां से लेकर यहां तक करेंगे, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट कर दोगे नेट निकालने के लिए, कहां से कहां तक सर, यहां से लेकर यहां तक। सर ये क्या पॉइंट है भाई, एक्स की लिमिट्स पुट कर देना, एक्स यहां से लेकर यहां तक है, ये कौन सा पॉइंट है सर, ये तो डी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, डी है, डी है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास डी प्लस एल हो जाए। तो आपने इंटीग्रेट करना है डी से लेकर डी प्लस, समझ लग रही बात। तो यही आ जाएगी अपने पास नेट ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू। कुछ नहीं करना सर, अब तो हो ही गया, इंटीग्रेट डी से लेकर डी प्लस एल जी। भाई डीएम को क्या लिख सकते हो, वो यूनिटरी मेथड, एल लेंथ का मास एम है तो यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल, तो डीएक्स लेंथ का मास एम बाई एल इंटू डीएक्स, यही होगा। तो डीएम को लिख दो भाई, यही तो डीएम है अपने पास, एम बाई एल इंटू डीएक्स ही तो डीएम है। तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एम बाई एल इंटू डीएक्स। अरे ठीक है ना भाई, भाई साहब डीएक्स लेंथ का मास ही तो डीएम है ना, ये जो डीएक्स है अपने पास थिकनेस, ये जो डीएक्स थिकनेस है इसी का मास तो ये डीएम है, और वो कितना निकल गया है, एम बाई एल इंटू डीएक्स, पुट कर दिया डीएम डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। अब सर कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लो, कांस्टेंट क्या है, जी एम बाई एल कांस्टेंट है, जी कैपिटल एम बाई एल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी डी प्लस एल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स, माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, जी एम बाय एल माइनस 1 बाई एक्स, एक बार डी पुट करोगे एक बार डी प्लस एल पुट करोगे, पुट कर दो सर, आंसर आ जाएगा माइनस जी एम बाई एल, माइनस बाहर ले लिया, या अंदर ही रहने दो माइनस, जी एम बाई एल किया जाएगा 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल। तो ऊपर देखोगे डी प्लस एल माइनस डी,
तो डी डी कट जाएंगे तो अपने पास ई एम बाई एल इंटू ऊपर एल बचेगा डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस एल। भाई साहब एल एल कट जाएंगे तो आंसर कितना आ गया अपने पास? आंसर निकल के आ गया जी एम बटा डी इंटू डी प्लस। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, यह आंसर है। ठीक है, यह आंसर है। अपने पास जो आंसर आया वो बढ़िया सा आंसर क्या आया नेट का? जी एम बटा डी इंटू डी प्लस एल। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, मैं आपको तरीका बताऊं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर अपने पास एक रॉड है, उसकी वजह से मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और अपने को अगर d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, जो इस पॉइंट पर अपने को क्या फाइंड करनी है? ग्रेविटेशन फील्ड। तो हमें को पता है कि टुवर्ड्स द मास ही होगी, और उसको जो वैल्यू होगी पता क्या होगी? g इंटू एम बाय आर स्क्वायर करते हैं, फॉर्मूला तो क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे पता है आर स्क्वायर ना होके R1 इंटू R2 कर दो। अब सर R1 R2 क्या होगा? ये ले लो R1 और ये ले लो R2। R1 क्या है सर? R1 तो D है, और R2 क्या है? D प्लस L है। तो आंसर कितना हो गया? जी एम अपॉन डी इंटू डी प्लस एल। अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्या बोला मैंने। ये अपने पास रॉड थी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फाइंड कर रही थी ग्रेविटेशन फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास, वैल्यू कितनी आ गई? जी एम अपॉन R1 इंटू R2। R1 क्या है? D, R2 क्या है? D प्लस। शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, काम आएगी सीधे सीधे। अब सर एक चीज और, क्या क्या सर, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन फोर्स में कोई रिलेशन होता है? सर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। भाई साहब खुद बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जब आपने निकाली थी तो कैसे निकाली थी? मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था? ग्रेविटेशनल फोर्स को ही तो किससे डिवाइड किया था? मास से किया था। डायरेक्ट रिलेशन है भाई, इन दोनों में रिलेशन है कि नहीं है? तो अगर तो कभी भी अपने को फोर्स निकालनी हो, ठीक है, कभी भी अपने को फोर्स निकालनी हो और अपने को ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ पता हो, तो आप क्या कर दो, जिस मास के ऊपर फोर्स निकालनी है, जिस मास के ऊपर फोर्स निकालनी है उसे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? एम नॉट इंटू, अब यहां पे मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा फोर्स का, अगर वेक्टर लेते तो पूरा वेक्टर लिया जाता। मतलब क्या हुआ सर? कि जो ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। कैसे समझते हैं? जैसे समझो अपने पास ये एम नॉट मास है, ये एक ग्रेविटेशन फील्ड में पड़ा हुआ है। ग्रेविटेशन फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस की हेल्प से शो करते हैं, ठीक है ना? ग्रेविटेशन फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? शो करते हैं, ऐसे करके लाइंस बना देते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत अगर इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, देखो अगर मैंने ग्रेविटेशन, अब जैसे इलाका है, जैसे कोई मास है, जैसे कोई मास है, अब ग्रेविटेशन फील्ड है, उसको हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस की हेल्प से शो कर देते हैं। जैसे कोई मास है और उसके तरफ इलाका है, ऐसे ग्रेविटेशन फील्ड क्या है? इलाका है उसके इर्द गिर्द। तो उस इलाके को शो करने के लिए हम लोग कैसे शो कर देते हैं? लाइंस से, कि जो मास है वो ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस छोड़ रहा है अपने इलाके में, ठीक है, इस तरीके से। समझ लग रही बात? आप समझ तो पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड को अब बार बार मैं ऐसे तो बनाऊंगा नहीं कि सर एक मास है, ये लो इलाका, ऐसे तो बनाऊंगा नहीं, समझाने के लिए था वो। शो किससे करते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से। कायदे से ऐसी होती है ग्रेविटेशन फील्ड, पॉइंट मास में ऐसे इस तरीके से इलाके को शो कर रही होती है। ये इसी इलाके में तो है, ये देखो, ये टुवर्ड्स द मास है सारी की सारी, ठीक है भाई साहब। तो इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। ये अभी अपने पास इतना नहीं है, जब आप जाओगे नेक्स्ट क्लास में, 12th क्लास में, तो जैसा आप ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ रहे हो ना, डिट्टो, कतई डिट्टो आप किस में पढ़ोगे?
इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी मेरे मुंह से कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नाम निकल जाएगा, देखना इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज आंसर है। बस जहां जहां पर जी है वहां पे के आ जाता है, जहां पे यहां पे m1 m2 है वहां पे q1 q2 चार्जेस होंगे ना वहां पर, बाकी डिस्टेंस तो आ ही रहता है। बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। आपको लगेगा सर ये तो ग्रेविटेशन फील्ड ही चल रहा है, ग्रेविटेशन चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है ना, ये तुमको आता है, समझ लग रही बात। तो ये जो चीज है ना इसको बस थोड़ा सा एक तरह से समझो, ये नहीं होता कि ट्रेलर टाइप का है। जो मेन है ना, जो मेन है प्रूफ प्रूफ सब सब कुछ आप किस चैप्टर में पढ़ोगे, पहले चैप्टर में अपनी 12th क्लास के चार्जेस वाले चैप्टर में डिट्टो से में सारे प्रूफ करोगे, सारे के सारे प्रूफ करोगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना। बात यह है कि भाई साहब जैसे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही अपने पास यहां पर क्या है, ग्रेविटेशन। और हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड को ग्रेविटेशन फील्ड लाइन से शो करते हैं। आपको समझाने के लिए तो मैंने ऐसे करके बना दिया था इलाका सा, वैसे शो किससे करते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन फील्ड। तो अगर अपने पास ग्रेविटेशन फील्ड लाइन ऐसे करके पैरेलल होती ना, इसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड या यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। जब भी अपने पास पैरेलल लाइंस हो, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है। जब भी अपने पास ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो, उसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कि सर हर पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, वो बदलेगी नहीं, हर पॉइंट पे सेम है। यहां पे सर मान लेते हैं EA है, यहां पे मान लेते हैं EB है, यहां पे मान लेते हैं पॉइंट EC है। तो EA EB EC सबकी जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेम। क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हर दो लाइन के बीच की जो दूरी है वो बराबर बराबर है। तो इस पॉइंट की इस पॉइंट की इस पॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगी, वो सेम ही होगी, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसी होंगी सर, जो पैरेलल नहीं होंगी। जैसे कुछ भी जा रही हूं, ऐसे जा रही हूं, ऐसे जा रही हूं, ऐसे जा रही हूं, ठीक है ना, कुछ भी हो, ये ऐसे जा रही हो, समझो ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ये भी होगी क्या, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो गई एक तरह से, समझ लग रही बात, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म आप ऐसे शो करते हो। ये पॉइंट समझो, यहां पर ग्रेविटेशन फील्ड ए है, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड EB है, तो EA और EB दोनों आपस में सेम, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो ये होगी नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन। अब मेरे को समझाना ये नहीं था, मेरे को समझाना ये था कि अगर अपने पास कोई भी ग्रेविटेशन फील्ड प्रेजेंट है, E किस डायरेक्शन में सर, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है ग्रेविटेशन फील्ड, और उसमें क्या रख देता हूं, एक मास में m0 रख देता हूं, तो सर इस m0 मास के ऊपर फोर्स कैसे देखेंगे। तो सर फोर्स क्या होता है, जिस ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा है सर E में पड़ा है, कौन पड़ा है, m0 पड़ा है। फोर्स इसके ऊपर देखनी है, m0 के ऊपर देखनी है, तो सर m0 के ऊपर जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, m0 इंटू ग्रेविटेशन, m0 इंटू ग्रेविटेशन। और डायरेक्शन क्या होगी सर फोर्स की, जो ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन होगी, देखो जो इसकी डायरेक्शन वो इसकी डायरेक्शन, तो फोर्स क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, m0 इंटू। अरे समझ आया। तो कोई भी मास अगर किसी ग्रेविटेशन फील्ड में पड़ा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, मास इंटू ग्रेविटेशन, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम जो ग्रेविटेशन फील्ड की। इतनी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखो, हम लोग बात किसकी कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे थे। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने किसकी बात कर ली, रॉड की बात कर ली। एक रॉड की वजह से d डिस्टेंस की दूरी पर हम लोगों ने ग्रेविटेशन फील्ड देख ली थी, अभी किया था ना, ये किया था कि नहीं किया। अब अपने पास और भी अपने पास क्या आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस मास आ जाते हैं। जैसे स्फीयर आएगा अपने पास, ठीक है,
हॉलो स्फीयर बोल लो, सॉलिड स्फीयर बोल लो, रिंग भी आएगी अपने पास, लेकिन उसके किसी के भी प्रूफ आपके इस क्लास में नहीं। वैसे है तो इसका भी प्रूफ नहीं, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है यार इतना तो समझ पाओगे यार, मैंने सेंटर ऑफ मास बड़े बढ़िया तरीके से बताया कैसे एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई करा देना चाहिए, समझ लग रही बात। लेकिन मैंने आपको फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक भी बता दी भाई साहब, क्या है कि आप डायरेक्ट याद करने के लिए ये बुक है आपके लिए, ठीक है। तो अब अपने पास और भी हैं, इसके आपने कोई भी प्रूफ नहीं करने हैं, नो प्रूफ रिक्वायर्ड इन दिस क्लास, कोई भी प्रूफ रिक्वायर नहीं। क्यों सर? क्योंकि 12वीं क्लास में जब पहला चैप्टर होगा ना, उसमें हम लोगों ने प्रूफ ही प्रूफ करने हैं बेटा, बोर्ड में तक आते हैं इसके प्रूफ 4-4 नंबर के, तो आपने तो जब करने ही है वहां पर, और सेम डिट्टो सेम, बस आपने क्या करना होगा, जहां जहां पर यहां पर G है वहां पर लिखा होगा K, जहां पे M1 है वहां पर लिखा होगा Q1, जहां पे M2 है वहां पर लिखा होगा Q2, बस सेम डिट्टो के डिट्टो एज इट इज प्रूफ छापोगे, रिजल्ट भी सेम होंगे, ठीक है। तो प्रूफ आपको इस क्लास में नहीं करने हैं, आपको प्रूफ करने हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 12th क्लास में पहले चैप्टर। बोर्ड में आएंगे तो आपको करने पड़ेंगे बेटा, बोर्ड से तो भाग नहीं सकते ना। चलो, तो अब देखो यहां पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने रिजल्ट क्या है, ठीक है सर। सबसे पहले क्या है अपने पास, हम लोग बात करते हैं, ये क्या है अपने पास, एक हॉलो स्फीयर है, नहीं खोखला, हॉलो तो मतलब खोखला होता है, शेल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। मैंने बोला ना कभी भी हॉलो स्फीयर लिखा हो या स्फेरिकल शेल लिखा हो, दोनों की मतलब बात क्या होती है, सेम होती है। समझो ये अपने पास एक खोखला शेल है जिसका मास क्या है, m है, और रेडियस क्या है, r है। रेडियस क्या है, r है, और मास क्या है, m। अपने को हमेशा दो जगह वो ग्रेविटेशन फील्ड उसने बोला, और कोई भी मास है, मैंने क्या बताया, कोई भी मास क्या करता है, अपनी ग्रेविटेशन फील्ड बताता है, उसके अंदर उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो वही अपने को ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, किसकी वजह से, इस हॉलो स्फीयर की वजह से। कहां कहां, एक बार तो सर बाहर किसी भी पॉइंट पर, और एक बार अंदर इस स्फीयर के अंदर किसी भी। तो मान लेते हैं कोई भी पॉइंट जो बाहर लाई कर रहा है किसी भी डिस्टेंस r पर, ये r वेरिएबल है बेटा, ये r वेरिएबल है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैंने r ये ले लिया, ये पॉइंट। तो इस हॉलो स्फीयर की वजह से उसके सेंटर से, याद रखना, उसके सेंटर से अगर मैं r डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट p ले लूं, तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ऑब्वियसली बात क्या होगी, टुवर्ड्स द मास। मास तो क्या है, टुवर्ड्स तो होगी। वैल्यू कितनी होगी सर, वैल्यू कितनी होगी? तो आपने पता क्या करना है, आपको ट्रिक बताऊं, आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे स्फीयर को आपने क्या कंसीडर करना है, एक पॉइंट मास, ठीक है। मैंने बताया था ना, स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए आप पॉइंट मास जैसा लगा सकते हो, तुम लोग कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे स्फीयर को एक पॉइंट मास कंसीडर करके उसके सेंटर पर रख देना है। उसके सेंटर पे क्या रख गया, एक तरह से मास एम रख गया। बेटे हर जगह नहीं कर सकते, रॉड में मत कर लेना कि सर पूरी रॉड है, उसका पूरे का पूरा करके सेंटर मास पे रख दिया और आंसर निकल, नहीं कर सकते। सिर्फ किस में कर सकते हैं, सिर्फ किस में कर सकते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडीज में। तो स्फीयर है, तो आपने क्या किया, इस पूरे एम मास को आपने पॉइंट मास बना के कहां पे रख दिया सर, के सेंटर पे। अब हमको पता है कि सर अगर कोई भी मास m होता है, उससे दूर अगर r है, तो जो अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो क्या होती है सर, होती है gm/r²। आपने वही चीज करी है, आपने इस पूरे का मास उठा के कहां पर रख दिया, उसके सेंटरवा पे, पॉइंट मास मान लिया ना। इस माना है, एक्चुअल में नहीं है, मतलब सवाल सॉल्व करने के लिए ट्रिक है ये। क्या है ट्रिक? एक्चुअल में जो तरीका होता है वो होता है इंटीग्रेट करके, ये क्या है, एक ट्रिक है, हम लोग मान रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पूरे के पूरे मास को एक पॉइंट मास मान के कहां पे रख लेते हैं, रख लेते हैं। अब सर पॉइंट मास कैपिटल एम मास का सेंटर पे पड़ा हुआ है, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होगी सर, ये हो जाएगी gm/, अरे यही होगी ना, आउटसाइड द स्फीयर किसी भी डिस्टेंस r पर क्या होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, gm/, डायरेक्शन तो पता ही है, टुवर्ड्स द मास। समझ लग रही है बात? r जब भी ऐसे लिखो ना, r इज ग्रेटर देन r, यानी कि
ये जो आर है अपने पास, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो रेडियस से बड़ा है, यानी कि आउटसाइड लाई कर रहा है। समझ आया? तो जब भी अपने को क्या करना हो, कोई पॉइंट आउटसाइड लाई करे स्फीयर के, तो आपने क्या करना है, उस स्फीयर को कहां पे मान लेना है, सेंटर पे मान लेना है, पॉइंट मास समझ के निकाल देना, आंसर आ जाए। इतनी चीज क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछता सरफेस पे क्या होती है सर, सरफेस पे, तो सर जो सरफेस पे, अगर सरफेस पे कोई पॉइंट होता, समझो यहां पर, सर इस पॉइंट पे कितनी होती, अब आर की वैल्यू क्या डाल दोगे, अरे कैपिटल आर डाल दोगे ना भाई। भाई बाहर किसी पॉइंट पर जो कि आर की दूरी पर, वहां पे क्या है, जीएम बाय आर स्क्वायर, तो सरफेस पे क्या होती, सरफेस पे क्या होती भाई, आर की वैल्यू क्या डाल दोगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर डाल दोगे, तो सरफेस पे क्या हो जाएगी, होगी तो सर टुवर्ड्स ही, लेकिन कितनी हो जाएगी, जीएम बाय कैपिटल आर। तो भाई बाहर होगी किसी पॉइंट पर, सरफेस पे होगी, अब किस पे निकालना है, अंदर, क्या अंदर। तो सर अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है सर, होता क्या है ना, बड़े मजे की बात है और आसान बात भी है सर। अगर आप अंदर किसी भी पॉइंट पर देखोगे ना, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, समझो कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी पॉइंट अपनी तरफ से ले लिया, तो सर इस पॉइंट पर जो होगी ना वो क्या होगी, जीरो। ये पॉइंट किसी दूरी आर पर है, समझ लग रही बात। मैंने सेंटर से, हॉलोस्फीयर के अंदर सेंटर से किसी भी आर दूरी पर कोई भी पॉइंट ले लिया, आप जो मर्जी ले लो सर, ये पॉइंट ले लो, 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 हर पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, प्रूफ आपके में नहीं है, क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो भाई साहब जल्दी से इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या आएगा सर, ग्राफ ई वर्सेस आर का ग्राफ, तो ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड और आर का ग्राफ। हमको पता है कि सर होता क्या है, अगर अपने पास ये है, तो अगर कोई भी पॉइंट सेंटर से बाहर लाई करता है आर की दूरी पर, तो यहां पे होती है जीएम बाय आर का स्क्वायर, और अंदर कोई भी पॉइंट होता है आर की दूरी पर तो ग्रेविटेशन फील्ड होती है जीरो, यही तो होती है। और सरफेस पे कितनी होती है सर, सरफेस पे होती है जीएम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। तो देखो ये तो आर है, आर कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कभी तो कैपिटल आर होगा इसकी वैल्यू आर। तो देखो जब तक आर की वैल्यू जीरो से आर है, यानी कि जीरो से आर, यानी कि इनसाइड लाई कर रहा है, जो अपना स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है अपना सेंटर से, सेंटर तो जीरो है, जीरो से लेकर कैपिटल आर के बीच में लाई कर रहा है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो भाई साहब ग्राफ कैसा आएगा, उसके बाद क्या हुआ सर, तुरंत आर पे क्या हो गई, जीएम बाई आर स्क्वायर, यानी कि जब आर बराबर आर होगा तो कितनी होगी सर, ये डॉट डॉट है सिर्फ, ठीक है ना, ये ग्राफ नहीं है, डॉट डॉट है, जीएम बाय आर स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद क्या कर रहा है सर, अगर बाहर की तरफ जाओगे तो क्या है, बाहर की तरफ जाओगे, देखो आउटसाइड है, आउटसाइड देखोगे तो आउटसाइड क्या है अपने पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, ठीक है। तो जैसे आउटसाइड जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि ऐसा ग्राफ, ठीक है भाई साहब, इतनी चीज क्लियर है, ऐसा ग्राफ बनता है। ये कुछ नहीं, ये तो मैंने डैश डैश बस आपको शो करने के लिए बनाया है, इस तरीके का ग्राफ, यानी कि जीरो से लेकर कैपिटल आर तक नो ग्रेविटेशन फील्ड, कैपिटल आर पे कितनी है, सरफेस पे जितनी है जीएम बाई आर स्क्वायर, उसके बाद जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे डिक्रीज कर, यानी कि मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर सरफेस, इस केस में अपने पास हॉलो में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास सॉलिड स्फीयर, कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब सर सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, कुछ नहीं सर, अंदर भी माल भरा होगा बस, तो ये समझो अपने पास एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, रेडियस इसका क्या है, आर है। अपने को सबसे पहले सॉलिड स्फीयर जिसका मास क्या है, एम है, रेडियस आर है, इसमें सबसे पहले फाइंड करनी है कहां पर, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब जो आर है
वो क्या है, ग्रेटर देन आर, यानी कि इस पॉइंट पे कहीं फाइंड करनी है। तो सर क्या होगा, इसमें भी वही चीज करना है, जब भी स्फीयर हो आपने क्या करना है, सारे के सारे मास को कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेना, सेंटर पर। सारा का सारा मास अगर कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर पे हो जाएगा तो एक पॉइंट मास सेंटर पे पड़ा हुआ, उससे आर दूरी पर क्या होगी सर, होगी तो टुवर्ड्स द मास ही, इस तरीके से, और वैल्यू हो जाएगी उसकी G इंटू एम बाय आर। अरे यही तो होती है, अगर सारे के सारे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लोगे, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लोगे, तो भाई साहब ग्रेविटेशन फील्ड कितनी हो जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान सर, यही था इतना लल्लू। सरफेस पे कितनी हो जाएगी सर, सरफेस पे क्या हो जाएगी, E बराबर जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए इनसाइड किसी पॉइंट पर, इनसाइड किसी पॉइंट पर, यहां से आप देख सकते हो ना, E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आउटसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इनसाइड की बात करूं, किसकी बात करूं, इनसाइड की बात करूं, तो इनसाइड क्या होगी, इनसाइड क्या होगी, अरे जी क्या होगी भाई, क्या होगी इनसाइड, क्या होगी सर, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, मान लेते हैं इनसाइड किसी भी पॉइंट आर पे निकालनी है, कितनी होगी सर, क्या इस बार जीरो होगी क्या, जैसे हॉलोस्फीयर में होती थी, नहीं बेटा इस बार जीरो नहीं होगी, इस बार जीरो नहीं होगी। इसका भी प्रूफ है, सारे प्रूफ हैं, दनादन प्रूफ हैं, बोर्ड में आते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 11th क्लास में कोई भी प्रूफ आपके, ठीक है ना, स्कूल में ये क्या होगी सर, होगी तो टुवर्ड्स द सेंट्री, लेकिन कितनी होगी सर, कितनी होगी सर, कितनी होगी, ठीक है। तो सर ये जो होगी जीरो तो नहीं होगी, कितनी होगी फिर सर, इसकी वैल्यू होगी जी एम बाय कैपिटल आर का क्यूब, मास एम है, रेडियस आर है ना भाई, जी एम बाय कैपिटल आर का क्यूब इंटू आर, ये होती है। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी अपने पास सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में कोई भी पॉइंट जो कि इनसाइड लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है सर, इनसाइड लाई कर रहा है, तो इनसाइड वाले किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड वाले किसी भी पॉइंट पर जो कि आर की दूरी पर है सेंटर से, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितनी वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू होगी सर जी एम आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। तो सर जी एम और आर का क्यूब तो कांस्टेंट है, बचा क्या, आर। तो यहां से पता चल रहा है कि जो अपने पास ग्रेविटेशन फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशन फील्ड बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका अगर आप ग्राफ देखो सर, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, देखो भाई, अगर मैं ग्राफ बनाऊं मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड और आर के बीच में, सर कैसा ग्राफ आएगा। हमने देखा सर आर बराबर जीरो, ये है, ये आर बराबर कैपिटल आर है। हमने देखा कि सर जीरो पे तो अगर आर की वैल्यू जीरो रख दूं तो जीरो हो जाएगी, और कैपिटल आर तक, यानी कि अगर इनसाइड हम लोग देखें, इनसाइड देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इसका मतलब कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ में। और सरफेस पे क्या हो जाएगी मैक्सिमम, कितनी है सरफेस पे सर, जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, याद करो कराई थी, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। उसके बाद बाहर कैसे करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ेगी आपकी वैसे वैसे डिक्रीज करेगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कैसा ग्राफ चला जाएगा, समझ आ रहा है। यानी कि अपने पास क्या हो रहा है, पहले पहले तो क्या कर रही है, अगर मैं बनाऊं आपके लिए, तो जैसे जैसे आप सेंटर पे तो जीरो है, जीरो है सेंटर पे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आर, जैसे जैसे आप इंक्रीज करा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशन फील्ड इंक्रीज कर रही है। कहां तक सर, कहां तक इंक्रीज कर रही है, यहां तक, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम होगी। उसके बाद क्या कर रही है सर, उसके बाद अगर आप आर बढ़ा रहे हो बाहर की तरफ तो वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर, ठीक है, जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज, अगर आप आर इंक्रीज कर रहे हो बाहर
तो डिक्रीज कर। समझ लग रही है बात? चीज क्लियर है? ठीक है, यानी सेंटर से बढ़ते 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 सरफेस पे मैक्सिमम हो गई, उसके बाद डिक्रीज कर रही है। तो ये चीज आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। ठीक है, यहां पर क्या है, इतने इलाके में यहां से लेकर यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है भाई साहब, चलो नेक्स्ट देखो। अब आ जाता है अपने पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा और भी है अपने पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पास यही है, सॉलिड स्फीयर है, और भी अपने पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन से रिंग भी आएगी अपने पास, वो भी कराऊंगा, अभी नहीं कराया, वो क्वेश्चंस के रूप में कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, याद हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने छुड़वा दिए, कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, क्वेश्चंस के रूप में कराऊंगा। ठीक है, रिंग वाला भी आएगा कि सर रिंग होती है, उसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, उसके सेंटर पे क्या होती है, उसकी एक्सिस पर क्या होती है, आएगा। बस एक रिंग ही रह गया, उसको लेकिन मैं क्वेश्चन के रूप में कराऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ मेरे को अच्छी चीजें पता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं उसमें। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बेटा मैंने ये वाली चीज इसलिए बता दी क्योंकि कई बच्चे बताए कमेंट में, सर रिंग नहीं कराया। अबे मुझे सब पता है क्या कराना है क्या नहीं, मुझे मत बताया करो भाई, मुझे सब पता है। ठीक है ना, तुम ही हमें बताने लग पड़ते यार, ऐसे दिन आ गए क्या? ठीक है भाई साहब, तो उसकी टेंशन मत लेना, मैं क्वेश्चंस के रूप में वो कराऊंगा। 2 क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चन में पूरा कवर कर दूंगा, बढ़िया है 2 क्वेश्चन वो, लेकिन आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन उठाऊंगा, 2 क्वेश्चन में पूरा कवर करूंगा उन रिंग को पूरी। ठीक है, फिर चाहे अपने पास आर्क हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, पूरी रिंग हो, सबका कर लोगे। चलो, अब आ जाता अपने पास एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी भी कहते हैं, जी करते रहते हो ना, तो लोग 9.8 लेते हो या कभी 10 लेते हो। कहां पर? धरती माता के लिए, यानी कि सर मून पे भी इतना ही हो जाएगा। भाई मून की सरफेस पे इतना होगा क्या? कमास अलग है भाई, रेडिएशन। तो अब हम लोग बात करते हैं सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ नियर सरफेस। भैया जो धरती माता है उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके सरफेस पर या सरफेस के नियर पे क्या होगी? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझो किसी भी प्लेनेट की वजह से, ठीक है ना, उसके बाद अर्थ पे आएंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ऑफ एनी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट की बात, धरती माता नहीं, धरती माता तो स्पेशल केस हो गई क्योंकि हम उसके ऊपर रहते हैं, तो जनरली बातें उसी की करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं किसी भी प्लेनेट की बता रहा हूं, क्या पता आपके पास मून आ जाए, कोई भी बॉडी आ सकती है ना अपने पास, मून आ जाए, मून प्लेनेट नहीं है, सैटेलाइट है अपने पास। कैसी सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो मून आ जाए, जुपिटर आ जाए, कुछ भी आ जाए यार, सब की कर सकते हो। तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किस चिड़िया का नाम? पहले तो उसके बारे में सर, एक्चुअल में ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, चला और कुछ नहीं पता क्या है, ऐसे नाम रख दिया बस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ ना है। ये क्या है? एक ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। अरे सर जी फिर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ नाम रख देते, पता नहीं पगलेट लोग हैं किस लिए ने ऐसे कर दिया। ठीक है ना, अब रीजन बताता हूं क्यों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम बोला, बताता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही होती है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ अलग नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग जो निकालते आए हैं, तो इसका मतलब सर अगर अपने पास कोई भी प्लेनेट है, हा, ठीक है, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है और उसका मास क्या है? m है, रेडियस क्या है? r है, तो अपने को उस प्लेनेट के सरफेस पर, समझो यहां पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर
अगर अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाए तो इसका मतलब सर यही हुआ कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यही हुआ। तो सर क्या होगी, आप जी बोल लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल लो, या ई बोल लो, ठीक है ना, एट सरफेस क्या होगी सर। अभी तो हम लोगों ने सीखा, अब जो प्लैनेट होता है वो तो सॉलिड स्फीयर होता है। अभी हम लोगों ने सीखा कि कोई भी अगर सॉलिड स्फीयर होता है, कोई भी अगर सॉलिड स्फीयर होता है एम मास का, रेडियस आर का, तो उसके सरफेस पर जो अपने पास इलेक्ट्रिक मतलब ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो होती है जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यही होती है। तो सर यहां पर भी क्या होगा, वही होगा, जी इंटू कैपिटल एम मास ऑफ द प्लेनेट, इसका मास कैपिटल एम है, डिवाइडेड बाय, लो भाई ये तो है। ये किस पे है, ये जो जीएम बाय आर स्क्वायर है, किस पे है, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे है, ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट। नियर, अरे प्रभु, हाँ, क्या हो रहा है यार, और नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट। भाई साहब सर नियर तो कितना नियर, नियर की कोई डेफिनेशन है बेटा, नियर का मतलब क्या है यहां पर मैं बताता हूं, करीब करीब 10 किलोमीटर, करीब करीब 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब जैसे सर मैं धरती पर खड़ा हूं, ठीक है, धरती पर या किसी भी प्लेनेट की सरफेस पर खड़ा हूं, चलो मैं खड़ा हो गया, तो सर इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हो जाएगी जीएम बाय आर स्क्वायर, ठीक है सर, ये तो सरफेस पे ही है। तो आपने बोला नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ क्या कि तुम अपनी जगह से 10 किलोमीटर ऊपर और तक चले जाओ, हम लोग यही वैल्यू लिखे, ऐसा नहीं कि वो वेरी नहीं करेगी, ऐसा नहीं है कि वो वेरी नहीं करेगी, सरफेस से लेकर अगर तुम 10 किलोमीटर तक भी जाओगे तो ऐसा नहीं कि वेरी नहीं करेगी, लेकिन इतना कम वेरी करेगी कि आंसर लगभग लगभग इतना ही आए। तो इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस पर होती है, ठीक है ना, जो प्लेनेट के सरफेस पर होती है, वही हम लोग क्या बोल देते हैं, नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट। अब नियर में कितना लेना है सर, रेंज क्या होगी नियर की, विद इन 10 किलोमीटर, विद इन 10 किलोमीटर, मैं धरती के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना, धरती के हिसाब से विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द प्लेनेट। विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द प्लेनेट आप बोल सकते हो, क्योंकि प्लेनेट हम लोग मानते ही हैं यार कि मतलब अब ऐसे प्लेनेट की बात नहीं कर रहा जिसका रेडियस कतई पिचकूसा है, ऐसे नहीं बोल रहा, अच्छा खासा, जैसे अपनी धरती माता है उसी टाइप के प्लेनेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक ठाक। तो आप 10 किलोमीटर तक काम चला सकते हो, कभी 10 किलोमीटर तक चला सकते हो, कभी 8 किलोमीटर तक, मतलब समझ पा रहे हो नियर द सरफेस का मतलब क्या, तुम्हें फील आ जाएगी। आपसे बोला जाएगा सर कि ये सरफेस है, सरफेस से सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर पे ये जो सरफेस है, धरती पे खड़े हो भाई, जैसे ये हो, ये अपने पास प्लेनेट, ठीक है ना, ये प्लेनेट की सरफेस है, तुम अभी यहां पे खड़े हो, आपसे पूछा जाए आपसे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगी, आप यही बोलोगे जो सर सरफेस पे है, कितनी है सरफेस पे, सरफेस पे कितनी है, ये है जी एम बाय आर स्क्वायर है, नहीं बोल दोगे। हाँ वो बात अलग है, यहां से लेकर यहां तक डिफरेंस आएगा, वेरी कर रही होती है, लेकिन बहुत माइन्यूट होता है, तो आप निगलेक्ट कर सकते, कतई निगलेक्ट कर सकते, ठीक है, समझ लग रही है बात, दिस क्लियर है कि नहीं। तो मोटा मोटी आप 10 किलोमीटर तक आप काम चला सकते हो, धरती के लिए तो 10 किलोमीटर तक काम चला सकते हो आप, बाकी प्लेनेट के लिए 10 की जगह किसी में 8 हो जाए, किसी में 7 हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी आप बोल सकते हो, समझ लग रही है, फील तो आई गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अपने पास विद इन 10 किलोमीटर लिखना सही है, ऑफ द प्लेनेट लिखना थोड़ा सही नहीं है, तो क्या पता तुम में से कोई बच्चा उठ के सर अगर प्लेनेट बहुत छोटा हो तो
10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके हिसाब से। समझ पा रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, फीलिंग्स को समझो। विद इन, तो इसलिए मैं 10 किलोमीटर लिख देता हूँ, विद इन 10 किलोमीटर धरती के हिसाब से मैंने लिखा है। और कोई दूसरा प्लेनेट होगा तो ज्यादा क्या हो जाएगा, 10 की जगह 8 हो जाएगा, या 7 किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। समझ तो पा ही रहे हो ना। चलो ये हो गया। अब सर ये निकल के कितनी आती है? हर प्लेनेट की अलग अलग आएगी भाई। हर प्लेनेट का मास रखोगे, हर प्लेनेट का रेडियस रखोगे, तो हर प्लेनेट की अलग अलग आएगी भाई। मास ऑफ द प्लेनेट रखोगे, रेडियस ऑफ प्लेनेट अलग रखोगे, अलग अलग आएगी। धरती माता कितनी आती सर? धरती माता की, ये धरती माता है अर्थ, धरती माता की तुम लोगों को पता ही है कितनी आती है। रेडियस आर अगर इस पॉइंट पे निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी सर इस पॉइंट पे? सर इस पॉइंट पे हो जाएगी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस पे होगी वो कितनी होगी? जी एम, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ होता है अपने पास कितना? ये होता है अपने पास 6 इंटू 10⁻⁴ अप्रोक्सीमेटली 24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना? पुट कर देना ये सारी वैल्यूज, पुट कर देना 6 इंटू 10⁻24 kg, और ये 6400 किलोमीटर पुट कर दोगे। यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पर तो जो वैल्यू निकल के आती है ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? क्या आती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब कई बार बुक्स में पता है ऐसे भी लिखा होता है 9.8 न्यूटन पर केजी। अब बच्चा कहता है सर जी ये क्या हो गया चमत्कार? बेटा कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है? ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होती है। और हम लोगों ने कैसे निकाली थी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ? किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट मास की वजह से। सर फोर्स को डिवाइड कर दो किससे? एम नॉट से। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो न्यूटन पर केजी तो इसकी यूनिट हो जाएगी भैया। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी ही तो है, ठीक है? तो अब मैंने क्या बोला कि भाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? वो कुछ और नहीं, क्या है? ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ही है। तो अगर कुछ और नहीं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है तो भाई साहब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन पर केजी भी तो लिख ही सकते हो ना, ठीक है? ये चीज क्लियर है कि नहीं? और कभी कभी लेने को तो हम लोग कितनी भी ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं, ठीक है? या 10 न्यूटन पर केजी बोल लो। अरे ठीक है बाबू, ठीक है? इस चीज का ध्यान देना, इस चीज का ध्यान देना। और जो सरफेस पे होती है वही नियर द सरफेस होती है, यानी विद इन विद इन 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। हम लोग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानते हैं वो क्या मानते हैं? 9.8 मानते हैं या 10 मानते हैं, ठीक है ना? यदि तो पता ही है ना चीजें। नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड। चीज क्लियर है? क्लियर तो है सर। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? इंपॉर्टेंट चीज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से फंसता है। जो भी मैं कराने जा रहा सवाल इसमें से फंसेगा, इसी में सवाल फंसता है। हमने जी देखा, कैसा आ रहा है? हमने जी देखा किसी प्लेनेट का, समझो उसका मास m है और रेडियस r है, तो gm/r²। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस और ऑन द सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ। ये तो बात करी। यहाँ पे प्लेनेट का मास रख देना, रेडियस रख देना, धरती के लिए 9.8 आ रहा। लेकिन कभी कभी पता है आपसे वो जी का वेरिएशन रेडियस के रूप में पूछे। अब याद करो मैंने कल ही
क्वेश्चन करवाया था एक, जहां पे दो मासेस आपस में सटा के रखे हुए थे। मैंने आपसे पूछा था कि जो फोर्स होगी वो आर के कैसे प्रोपोर्शनल होगी। तो एक तो आंसर था एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बच्चों को लगता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन आंसर क्या था? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो, वो कैसे किया था? आपने मास को भी डेंसिटी वगैरह के टर्म्स में कर लिया था कन्वर्ट। मास को क्या लिख सकते? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर भी वही दिमाग लगाना है। जी इक्वल्स टू क्या है अपने पास? जी मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी, डेंसिटी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो भाई? वॉल्यूम को लिख सकते हो 4/3 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। देखो आर का क्यूब से और आर का स्क्वायर कटेगा तो क्या बनेगा अपने पास? एक ही आर बचेगा। और बाकी ये देखो 0 4/3 पाई और आर बचा। अब एक चीज बताना, ये चीज तो कांस्टेंट है जी 4/3 पाई। अब अलग अलग प्लेनेट उनकी डेंसिटी अलग अलग, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के बने होंगे और रेडियस अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी आप जी लिख सकते हो। तो जो जी आया इसको तो मैं कुछ के लिख सकता हूं, के ले लेता हूं कुछ कांस्टेंट के, ठीक है। तो के इंटू रो इंटू आर। आपको ये याद करो भाई साहब, बहुत तबाही है, सीधे सीधे फाड़ 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 क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है ना भाई साहब। मैं बता रहा हूं नीट में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट गेम इससे खेलता वो, गेम इससे खेलता वो। लेकिन जो बच्चा सर मास को कन्वर्ट नहीं करता, जो बच्चा इससे खेलता ना, उसका खेला हो जाता वहां पर, उसका खेला हो जाता है, क्योंकि वो मास को तो कन्वर्ट करता ही नहीं है डेंसिटी वॉल्यूम के टर्म्स में। तो उसके लिए तो जी क्या कर रहा होता है? आर स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां से देखने से पता चल रहा है कि सर अगर डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो तो जो जी हो गया ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आर हो गया। देख रहे हो? अगर एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करूं, एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करूं, ठीक है, तो उसकी जो जी है, जी है, ठीक है। अगर मैं मास को क्या रख दूं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के हिसाब से रख दूं, तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है? जी रो 4/3 पाई आर क्या आ जाती है, जहां पे जी 4/3 पाई को मैंने कुछ के ले लिया, तो के रो आर आ गई, यानी कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और किस पे भी डिपेंड कर रही है? डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। किस पे भी डिपेंड कर रही है? डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रही है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में अगर आप रिलेशन निकालते हो, देखो समझना पहले बात, अगर आप मास के टर्म्स में लिखते हो किसी प्लेनेट की, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर स्क्वायर। मास के टर्म्स में लिखते हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर सवाल में डेंसिटी के टर्म्स में पूछा गया है तो डायरेक्टली, समझ आ रही बात? ठीक है भाई साहब, गलती मत कर देना, लुढ़क लोगे, लुढ़क लोगे। चलो बेहतरीन सवाल करा दें, कर लो भाई साहब। तो द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड, अपनी तरफ से बना दिया भाई, बना दिया प्लेनेट, न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट is it twice that of earth, density of new planet new is it twice that of density of earth, the acceleration due to gravity at the surface of the planet, उस planet की surface पे जो acceleration due to gravity है is equal to that of the surface of the earth, gn यानी acceleration due to gravity at new planet is equal to acceleration of the gravity at the surface of, जो इसकी surface पर है वो इसकी surface। If the radius of the earth is r, अर्थ का रेडियस r है, the radius of the planet would be, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ को उसने r बोल रखा है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ को क्या बोल रखा है? r बोल रखा है, तो रेडियस ऑफ द न्यू प्लैनेट बताना है। लो भाई लल्लो क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अभी सीखा g इज इक्वल टू के रो r होता है, के तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक बार प्लैनेट के लिए लगा दो, एक बार अर्थ के लिए लगा दो, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? प्लैनेट के लिए n n n, अर्थ के लिए क्या हो जाएगा? e, ये तो कांस्टेंट है, रो ई आर ई, दोनों को डिवाइड मार दो। अरे प्रभु हो गया, के से के मर गए, के से के मर गए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और उसने ये बोल रखा है कि ये दोनों बराबर ही हैं, तो डिवाइड ना करने की बढ़िया आप क्या करो? डिवाइड मत करो,
क्योंकि इक्वली है तो डिवाइड किसे, वैसे डिवाइड से भी करिए आंसर आ ही जाएगा, 1 1 हो जाएंगे। जब डिवाइड करोगे तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये कट के 1 हो जाएगा, उधर से भी आ जाएगा, लेकिन कई लोग होते हैं उनको समझ नहीं आता, उनके लिए मैं नहीं चाहता भाई साहब कोई बेचारा इस वजह से रह जाए कि डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कर देते हैं। तो भाई साहब एक बार आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लिया उस न्यू प्लेनेट के लिए, एक बार लिख लिया अर्थ के लिए रो के टर्म्स में, तो ये आएगा। अब हमको पता है कि ये और ये इक्वल है, तो इक्वल कर दो भाई। क्या करोगे, के रो एन आर एन बराबर के रो ई आर ई, अरे हो गया सवाल। रो एन 2 टाइम्स रो ई, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द न्यू प्लेनेट फाइंड करना है, ये रो ई है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, आर है। लो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो रेडियस ऑफ द न्यू प्लेनेट क्या है, ऐसे तो मैं ओरली बता सकता था, जो अच्छा बच्चा हो तो ओरली करता, सर हमको पता है जी क्या है, के रो आर है। ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों प्लेनेट का जी सेम है और एक प्लेनेट का जो डेंसिटी है वो डबल है, डबल कर रहे हो तो रेडियस को आप हाफ करोगे तभी तो जाके 2 2 कट के वही आएगी अपने पास। तो मैं तो डायरेक्ट ही लिख सकता था, लेकिन कई बच्चे होते हैं इसलिए करना पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, r/2। जो तेज बच्चा होता है डायरेक्ट करता है, ओरले आंसर मारता है इसको, ठीक है, लेकिन रहने दो, तो मैं ये समझ आ रहा था, यही सही समझ आना चाहिए, मुद्दे की बात ये है। नेक्स्ट, इमेजिन न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी, एक नया प्लेनेट है। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है 2004 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2005 में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। इमेजिन न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी क्या है, अर्थ जैसी ही है, बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज, अगर 3 टाइम्स अर्थ के साइज से बड़ा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज g, then that of the surface of the new planet is g dash 10, ठीक है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, हमारे पास वही न्यू प्लेनेट है और क्या बोल रखा है, एज दैट ऑफ द अर्थ बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज, यानी कि उसका जो रेडियस है न्यू प्लेनेट का वो 3 गुना है रेडियस के, अर्थ के रेडियस से। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g, अर्थ की सरफेस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है, g है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या है, g है। देन ऑन द सरफेस ऑफ न्यू प्लेनेट इज g डैश, न्यू प्लेनेट की मान लेते हैं g डैश है, ठीक। तो हमको बताना है g डैश और g में क्या रिलेशन आएगा। लो सर जी कोई सवाल हुआ, पक सर g बराबर एक बार के रो क्या होता है r, एक बार न्यू प्लेनेट के लिए लगा देते हैं, एक बार धरती माता के लिए लगा देते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको डायरेक्ट नहीं कर पड़ता, उनके लिए डिवाइड कर दो भाई साहब, के से के कट गया, अब वैल्यूज पुट कर दो। तो सर डेंसिटी क्या है, सेम डेंसिटी है दोनों की, कि रो एन इज इक्वल टू रो ई, तो सर ये भी कट जाएंगे, तो आ गया आंसर, क्या आ गया अपने जी एन क्या है सर अपने पास, जी डैश है, ये जी डैश है, जी ई क्या है सर, जी है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यू प्लेनेट, ये क्या है सर, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ कट कर दिया तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू जी आ गई। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज क्लियर है भाई साहब, है। तो भाई साहब आप लोगों को आंसर आ गया होगा, ठीक है, समझ आ गया ना क्या करना है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। अभी तक हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो बात करी थी वो बात करी थी ऑन द सरफेस या नियर द सरफेस, यानी विद इन 10 किलोमीटर, लेकिन अब 10 किलोमीटर के ऊपर भी तो जा सकते हैं। तो सर क्या होता है अपने पास, देखो सर आपने बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और नहीं होता, क्या है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और नहीं होता अपने पास ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ही है, ठीक है भाई साहब। तो अपने पास कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r है, जरूरी नहीं सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास
किसी और प्लेनेट का डाल लेना, रेडियस आर है उसमें। तो सर हमको इतना तो पता है कि सरफेस पर तो कितनी होती है, जी एम बाई कैपिटल आर का, ठीक है, ये होती है। लेकिन लेकिन अगर अगर आपसे पूछा जाए किसी डिस्टेंस आर पर, सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पर, यहां पर कितनी है, अब वो आर अच्छा खासा है, मतलब सरफेस पे नहीं, सरफेस से अच्छा खासा दूर है, यहां पर कितनी होगी, यहां पे मान लेते हैं जी डैश, सर कितनी होगी, सरफेस पे मैं जी बोल रहा हूं या नियर द सरफेस को मैं जी बोल रहा हूं, तो और दूरी पर क्या बोल रहा हूं मैं, जी डैश बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जी डैश। तो सर जी डैश कितनी होगी, सर अपने को तो पता है कि सर ये जो जी डैश है ये कुछ नहीं है, क्या है, एक प्लेनेट की वजह से, यानी कि सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है। और हमने देखा कि कोई भी अगर अपने पास सॉलिड स्फीयर है, उससे किसी भी पॉइंट आर पर जो कि बाहर लाई कर रहा है, उसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है सर, सारे के सारे मास को कंसंट्रेटेड कहां मान लो, सेंटर पर, तो जी एम बाय स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगी। अब सवाल में बेटा ये कभी कभी आपको ये डायरेक्ट आर ना देके पता क्या देता है, यहां से डिस्टेंस, तो भाई रेडियस दे देगा आपको ये प्लेनेट का, और ये दे देगा कि सरफेस से डिस्टेंस कितना है, एच है उस पॉइंट। तो आप आर को क्या लिख सकते हो, आर प्लस एच लिख सकते हो, लो भाई सर क्या दिक्कत है इसमें, लिख दे देंगे। तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर, ये आंसर आ जाएगा, आंसर, ये आंसर है। अब सर इस आंसर को थोड़े से बेहतरीन तरीके से लिखो। अब कोई बच्चा कहे तो सर यहीं पे भी कर सकता है, लेकिन वो कहता कि सर इस आंसर को थोड़ा बढ़िया बनाओ। तो बढ़िया बनाने के लिए क्या किया गया, आप इसमें से क्या निकाल लो बाहर, नीचे से आर बाहर निकाल लो। अगर आर बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें से और बाहर आर निकालोगे, तो अगर आर बाहर निकालोगे तो आर स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाय आर का होल, ये आंसर आएगा। सर ये आंसर तो भाई जी एम बाय आर स्क्वायर, ये तो क्या होती है सर, ये तो सरफेस वाली है, तो सर इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं जी लिख सकता हूं ना। तो जी डैश का आंसर जो जी के टर्म्स में आ गया वो कितना आ गया, आप ऐसे भी याद कर सकते, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो भाई साहब फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता लेवल तो कुछ है नहीं, मैंने बताया ना मैकेनिक्स 2 में कुछ खास नहीं है, जो भी था मैकेनिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए जी के टर्म्स में जी डैश, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपसे प्लेनेट के एच हाइट ऊपर, एच हाइट अबव सरफेस से पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी जी के टर्म्स में, जी क्या है ऑन द सरफेस, तो हो जाएगी जी डैश बराबर जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, एच बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। जी डैश बराबर जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अगर आपसे ऐसे पूछा जा रहा है मास वास के टर्म्स में, तो आप ऐसे निकाल लो, कोई बुरी बात नहीं है, आपकी श्रद्धा जैसे मर्जी खींचना खींचो, ठीक है। आप चाहे इसको भी याद कर सकते हो, इसको भी याद करते, इसमें कुछ नहीं किया हम लोगों ने, एक तरह से बोलो आर स्क्वायर कॉमन निकल लिया, जी एम बाय आर स्क्वायर जी बन गया। इतनी चीज क्लियर है, तो ये होता है अपने पास। लेकिन पता है इसका भी मैंने एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट है, क्या सर शॉर्टकट, देखो हमने देखा कि ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस, ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मान लेते हैं, अर्थ के हिसाब से बात कर लेते हैं, समझ आएगा ज्यादा बड़ी। तो सर वो आ रही थी जी बराबर जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली आ रही थी 9.8 मीटर पर सेकंड। जब हम लोग बात करते हैं विद इन 10 किलोमीटर, विद इन 10 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस, यानी कि आप सरफेस से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी चले जाओगे तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन लेकिन फॉर सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, फॉर एच हाइट अबव अर्थ सरफेस,
एच हाइट अबव अर्थ सरफेस क्या था सर? आंसर आया जी डैश बराबर जी के टर्म्स में ये आएगा 1 प्लस एच बाय आर का, ये आया आंसर। जी क्या सरफेस पे, ये आंसर आया। लेकिन लेकिन इस आंसर को भी आप पता तोड़ सकते हो कैसे कि भाई साहब अगर तो एच अपना रेडियस ऑफ द प्लेनेट के कंपैरिजन में छोटा है, रेडियस ऑफ प्लेनेट के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है, रेडियस ऑफ प्लेनेट के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है, तो हम लोग जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, जी आ गया 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, -2 पावर माइनस में आ जाती। अब मैंने बोला कि जो h है वो r से छोटा है, अगर h r से छोटा है तो ये चीज बहुत छोटी है, डेसिमल्स में होगी ना भाई, न्यूमरेटर बहुत छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये चीज बहुत छोटी है। और याद करो 1 प्लस एक्स की पावर n में आपने किया होगा पहले, अगर x बहुत छोटा हो किससे 1 से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n उछल के अंदर चला जाता है, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। याद करो भाई साहब, 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर x बहुत छोटा हो किससे 1 से, तो n उछल के अंदर चला जाता है, तो 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि h बाय आर बहुत छोटा है, h बहुत छोटा r से, तो h बाय आर बहुत छोटा होगा 1 से, तो ये -2 अंदर चला जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी 1 माइनस 2 एच बाय आर। ये है अपने पास अप्रोक्सीमेट मेथड, अप्रोक्सीमेट। लेकिन ये कभी लगाओगे आप सर? ये तभी लगाएंगे जब अपने पास जो हाइट है ना वो रेडियस के कंपैरिजन में क्या हो, काफी छोटी, रेडियस के कंपैरिजन में क्या हो, काफी छोटी हो, तभी आप ये मेथड लगाओगे, वरना ये मेथड नहीं लगाओगे। वरना हमेशा जो मेथड लगेगा वो यही लगेगा, हमेशा यही लगेगा। देखो ऑन द सरफेस, नियर द सरफेस, तो यही आंसर है अर्थ के लिए, ठीक है ना, 9.8 या बोल लो GME बाय RE का स्क्वायर। लेकिन अगर आप और ऊपर जा रहे हो एच हाइट पे, सरफेस से एच हाइट पे जा रहे हो, तो आंसर आएगा जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये आंसर लगाओगे। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भाई एच इतना ज्यादा नहीं है रेडियस के कंपैरिजन में, तो आप ये लगा सकते, प्लीज क्लियर है। तो भाई अर्थ में क्या हो जाता है, बस मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर देते हो। कोई प्लेनेट में क्या हो जाएगा, मास ऑफ द प्लेनेट रेडियस ऑफ प्लेनेट पुट कर देना, उसका आ जाएगा। तो आप इसको ओवरऑल हर प्लेनेट के लिए भी लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस हर प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू सरफेस पे 9.8 थोड़ी ना होगी, वो तो अर्थ के लिए जब अपने मास ऑफ द अर्थ है और रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अपने को ये चीज समझ आनी चाहिए। अपने को क्या समझ में आना चाहिए, अपने को क्या समझ में आना चाहिए कि ऑन द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ GME बाई RE का स्क्वायर यानी कि 9.8 होगा। फॉर एच हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अब मैंने अर्थ ही लिया तो यहाँ पे RE कर देता हूं। अगर कोई और प्लेनेट होता तो सिंपल उसका रेडियस रख लेते हैं, यहां पर भी उसका मास और उसका रेडियस, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, बस आंसर ये कुछ और आता। इतना तो क्लियर है ना। मैं अलग प्लेनेट के लिए अलग तो करूंगा नहीं, यहीं से समझ आ रहा है। अगर मैंने अर्थ के लिए किया है तो जब मैंने यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ रखा तभी तो 9.8 आया। अब वहां पे मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट रखोगे तो आंसर 9.8 थोड़ी ना आएगा, और आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जी जो आया वो पुट करना 1 प्लस एच बाय रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट का स्क्वायर, और अगर हाइट क्या हो रेडियस ऑफ द प्लेनेट से क्या हो बहुत कम हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते। ठीक है भाई साहब, है भाई साहब, चलो क्वेश्चन कर लेंगे। द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी, देखो 2012 का क्वेश्चन है, बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपसे वो पूछा गया है कि धरती माता है, रेडियस क्या है मान लो आर है धरती, आपसे पूछा गया कि कितनी हाइट पर जो वेट है, समझो ये बॉडी होगी कुछ भी, यहां पर उसका जो वेट है W डैश मान लेते हैं, ठीक है, उसका जो वेट है वो सरफेस के वेट से कितना हो जाएगा 1/16, ठीक है, W/16। सरफेस पे वेट कितना है सर, W है, और H हाइट पे वेट कितना हो गया सर, W/16।
डब्ल्यू डैश क्या है? एच हाइट पे वेट, वो कितना हो गया? सरफेस के वेट से 1/16 हो गया। अब डब्ल्यू डैश को क्या लिख सकता हूं सर? mg डैश लिख सकता हूं। वेट को तो ये लिख सकता हूं भाई। ये जो डब्ल्यू डैश है वो कहां पर है? यहां पर है ना भाई। तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? रेडियस आर है। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश होगी। सरफेस पे क्या होगी? जी होगी। तो जब जब एच हाइट पे वेट लिखोगे डब्ल्यू डैश, तो mg डैश लिखोगे बराबर डब्ल्यू को क्या लिख लोगे? mg। वेट क्या है? सरफेस पर, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, चीज क्लियर है कि नहीं? तो m से m कट गया। अब एक चीज बताओ, हमसे पूछा गया कितनी हाइट होगी। अब हमको पता है सर जी डैश क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा। जी डैश क्या होता है सर? ये होता है 1+h/r का स्क्वायर। तो g डिवाइडेड बाय 1+h/r का होल स्क्वायर बराबर g अपॉन, अरे भाई जी डैश अभी तो सीखा, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो अब g से g कट जाएगा, कर लो। अब 16 बराबर 1+h/r का होल स्क्वायर। 16 का लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, 1+h/r का होल स्क्वायर। अब सर ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, या इसका मतलब अंदर वाली चीज इसके बराबर होगी भाई। इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, तो इसका मतलब 4 इसके बराबर ही होगा। 4 बराबर 1+h/r। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 3 बराबर h/r। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 टाइम्स रेडियस पे, यानी कि अगर सरफेस से 3 टाइम्स रेडियस पे चले जाओ तो वहां पर जो वेट हो जाएगा वो 1/6। समझ आया कैसे करते हैं? बेटा साथ साथ सवाल इसलिए कराता रहता हूँ प्रीवियस ईयर वाले, ताकि आपको लगे ना कि भाई साहब गलत सीख रहे हैं, सब सही सीख रहे हैं और इंपॉर्टेंट सीख रहे हैं। ठीक? अब आ जाती है एट डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस। अगर अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी हो एट डेप्थ डी बिलो, यहां पे तो लिख रहा है अर्थ, लेकिन हम लोग किसी भी जनरल प्लेनेट के लिए कर देंगे। बस अर्थ के लिए क्या कर देंगे? मास ऑफ द अर्थ रख देंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ रख देंगे। समझो ये है अपने पास कोई भी प्लेनेट। अब प्लेनेट तो भाई कैसा होता है जी? प्लेनेट तो प्लेनेट होता है, मैं तो पता ही नहीं था। ये समझो सॉलिड प्लेनेट है भाई, ऑब्वियस ये सॉलिड स्फीयर है। इसका रेडियस कितना है? आर है। सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है अपने पास? आर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सर बताओ, इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ डी पर क्या होगी? सरफेस से, सरफेस से डेप्थ डी पर क्या होगी सर? इस पॉइंट पे कितनी होगी? ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ना आपसे, इस पॉइंट पे कितनी होगी? जी डैश मान लेते हैं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? रेडियस ये आर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? इतना समझ आ रहा है? तो सर ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये दूरी को एक्स मान लेते हैं, कुछ तो एक्स मान लेते हैं। सेंटर से हमें क्या करना है? सरफेस से डी डेप्थ, सरफेस से डी डेप्थ, सरफेस से डी डेप्थ एट डेप्थ डी बिलो सरफेस, सरफेस से डी डेप्थ पर, यानी कि इस पॉइंट पर फाइंड करनी है। इस पॉइंट पर थोड़ी सी फिगर बड़ी बनाते हैं, मजेदार नहीं है। हमें क्या करना है? सरफेस से डी डेप्थ पर इस पॉइंट पर फाइंड करनी है। ये सेंटर है, रेडियस आर है। तो मान लो ये जो पॉइंट है यहां पर फाइंड करनी है जी डैश, ये पॉइंट सेंटर से एक्स की दूरी पर, रेडियस अगर आर है अपने पास, तो हमको पता सर जी डैश कुछ नहीं होता, ये तो होता है अपने पास क्या? फिर से बताता हूं, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। अब अपने पास क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है, का मास m है। अरे प्लेनेट तो सॉलिड स्फीयर है, तो सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर सर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती थी? आपने बताया था GmR/r का क्यूब। अब यहां पे r तो नहीं दे रखा, पॉइंट क्या दे रखा है? x दे रखा है, x की दूरी पर। r ना देके क्या दे रखा है? x दे रखा है, तो यहां पे r की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यहां पे r की जगह x कर लो। अरे भाई r क्या था? सेंटर से दूरी थी। अब वो सेंटर से दूरी यहां पे x दे रखी है। अपने को आंसर d में चाहिए कि x में चाहिए? सर d में चाहिए। किस में चाहिए? d में। d में बेटा ये वाली जो डेरिवेशन करवा रहा हूं ना, ये वाली,
आती है स्कूल में तो सीख लो। तो जी डैश बराबर जी एम एक्स बाय आर का क्यूब, ये आ गई। यानी कि इस पॉइंट पर जो कि सेंटर से एक्स की दूरी पर है, इस पॉइंट पर जो अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो, ये आ जाएगी जी एम एक्स बाय आर क्यूब। इतनी चीज क्लियर है। अपने को एक्स को तो करना है डी के टर्म्स में, क्योंकि हमको तो सरफेस से डी डेप्थ पे शो करना, ना कि सेंटर से एक्स की दूरी पर। हमको ये नहीं बताना कि सेंटर से सर एक्स की दूरी पर क्या होगी ना, हमको सरफेस से डी डेप्थ पे बताना है। तो इस एक्स को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा? तो बताओ आर है क्या? सर आर है डी प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर माइनस डी। तो भाई खत्म। तो जी डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी एम आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ठीक है, ठीक है ना। अब उसमें से आर कॉमन निकाल लो ऊपर, जी एम। अगर आर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस डी बाई आर बनेगा, नीचे आर क्यूब, इससे बनेगा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? जी डैश बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर टू 1 माइनस डी बाई आर। करने वाले सर इसको भी याद कर लेते हैं, नहीं करने वाले कुछ नहीं याद। अरे तो, तो, ठीक है, ऐसे कर लो। अब सर जीएम बाई आर स्क्वायर है क्या? जीएम बाई आर स्क्वायर, अरे ये तो सरफेस वाला ना, सरफेस पे थी ना कितनी, सरफेस पे थी ना कितनी जी, कितना था? जीएम बाई आर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो जी डैश को, सर जी डैश हो जाएगा अपने पास जीएम बाई आर स्क्वायर को जी लिख लिया तो 1 माइनस। बेटा ये आप फॉर्मूला बेधड़क जैसे मर्जी लगा लो, क्योंकि आपने इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं ली है। जिस मर्जी डेप्थ के लिए लगा लो, जिस मर्जी डेप्थ के लिए लगा लो, बेधड़क ये फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि आपने इसके अंदर कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं ली है। तो याद रखना, याद रखना भाई साहब। अब खुद सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर पे क्या होती है? सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर सेंटर पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछते तो कितना डेप्थ हो जाती सर? डी की वैल्यू हो जाती आर। सर यहाँ पे डी की वैल्यू अगर मैं आर रखूं तो आर बाई आर 1 माइनस 1 0, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। समझ लग रही है बात? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे क्या हो जाती है? 0। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं है, कोई भी एक सॉलिड स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वही तो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो खुद सोचो, जो एक सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का कर्व आया था, कैसा आया था? ये इस टाइप का, अरे ऐसे तो आया था, वही तो किसका हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है ना, समझ लग रही बात? सेंटर पे क्या होगी? 0 होगी। सरफेस पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी, जीएम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यानी कि यहां पर 0 है और ऊपर जाते हो तो देखो ये आर बराबर कैपिटल आर है, यानी कि सरफेस से दूर जाते हो, देखो सरफेस से दूर जा रहे हो, तो सरफेस से दूर जा रहे हो तो भी जी घटता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। और आप यहां पर हो इस जगह अभी सरफेस पे कितनी है? जीएम बाई आर स्क्वायर। यानी कि आप सरफेस पर हो, सरफेस से दूर जाओ तो भी जी घटता है, देखो घट रहा है। और अगर सरफेस के अंदर आओ ऐसे, यानी कि ऐसे जा रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे टुवर्ड सेंटर जा रहे हो, तो देखो घट रही है। तो अगर तो भी क्या करती है? यानी कि ऊपर की तरफ जाओ तो भी घटती है, नीचे की तरफ जाओ तो भी घटती है। यानी मैक्सिमम कहां पर है सर? सरफेस पर। ऊपर जाओगे तो भी घटेगी, नीचे जाओगे तो भी घटेगी, तभी तो मैक्सिमम है सरफेस पर। ठीक है, चीज क्लियर है कि नहीं? अब करेगा सर, याद रखना मैं ऐसे गया सरफेस से दूर, यानी ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। ये सरफेस है, आर बराबर आर पे सरफेस है, ऊपर जा रहा हूं तो भी घट रही है, देखो घट रही है। और इधर जाऊं तो भी देखो घट रही है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे तो भाई इंक्रीज करेगी, अगर सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे तो इंक्रीज करेगी, लेकिन मैं सरफेस से सेंटर की तरफ आ रहा हूं तो घट रही है, और सरफेस से दूर जा रहा हूं मतलब ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो भी। ठीक है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई साहब, अब जल्दी से क्वेश्चन निपटा देते हैं और देखो भाई क्या आंसर आएगा। अ बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ।
हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। लो भाई, कोई बॉडी सरफेस पे कितना वेट कर रही है, 200 न्यूटन। पूछा जा रहा है हाफ वे डाउन। सर हाफ वे डाउन का मतलब क्या हो गया, डेप्थ कितनी हो गई सर, r/2। इस यहां पर कितना करेगी, समझो डब्ल्यू डैश करती है, यही तो डब्ल्यू निकालना है। हाफ वे डाउन का मतलब क्या है, r/2, रेडियस का आधा, यह रेडियस है, कितना करेगी। तो भाई साहब डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा सर, डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा अपने पास, एम जी डैश हो जाएगा। एम जी डैश, जी डैश को क्या लिख सकता हूं, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, मतलब डी बाई आर, ठीक है ना। एम जी 1 माइनस डी कितना है सर, r/2, ठीक, आर से आर कट गया। एम जी 1 माइनस 1/2 सर, एम जी 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। एम जी कितना है, अरे एम जी तो सरफेस पे है ना, यही तो एम जी है, एम इंटू जी सरफेस पे है 200। तो आंसर कितना आ गया डब्ल्यू डैश का, डब्ल्यू डैश कितना आया, एम जी इंटू 1/2 आया। एम जी की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो डब्ल्यू डैश कितना आ गया, 200 इंटू 1/2, दैट इज 100 न्यूटन। यानी कि अगर सरफेस पे आप 200 न्यूटन के थे तो सरफेस के अंदर चले जाओगे, r/2 डिस्टेंस नीचे, r/2 डेप्थ पे चले जाओगे, तो आपका जो वेट है वो 200 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक? कुछ नहीं किया, डब्ल्यू डैश इक्वल टू यहाँ पे फाइंड करना है, एम जी डैश लिख लिया, जी डैश की वैल्यू जी 1 माइनस डी बाई आर, डी की वैल्यू r/2, r कट गया, आंसर अपने पास, ठीक है, 100 न्यूटन इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से करेंगे। If the change in the value of g at height h above the surface of the earth is same as that at depth d below it, both h and d are much smaller than the radius of the, देखो दे रखा है कि जो h है वो क्या बहुत छोटा है r से, और d भी बहुत छोटा है। उसने क्या बोला है कि भाई आप h हाइट अबव जाओ सरफेस से या d डेप्थ बिलो जाओ, ठीक है ना। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम आ रही है, आप सरफेस से h हाइट अबव जाओ या d डेप्थ बिलो जाओ तो आ रही है सेम, ठीक है। तो यानी कि h हाइट अबव जाएंगे, अब देखो h इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, क्योंकि h हाइट अबव, और ये किसके बराबर है, d डेप्थ बिलो यानी कि 1 माइनस डी बाई आर। इसमें तो कोई अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो g से g कट गया, 1 से 1 कट गया, माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर, सॉरी माइनस डी बाई आर, तो माइनस से माइनस कट गया, आर से आर कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2h आ गई, दो भाई खत्म। ऐसे करते हैं सवाल, लल्लू पंजू सवाल, ये आए हुए सवाल हैं सारे के सारे, ठीक है, ठीक है, या ये भी आया हुआ सवाल है। तो आज के लिए बस कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, चाहे आप सरफेस के ऊपर निकालो चाहे सरफेस के अंदर डी डेप्थ पे निकालो, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर दी हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं हम लोगों ने साथ साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपन बना देते हैं स्माइली और ये स्टार, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए,